हेलो बच्चों, आज हम जो टेस्ट की परंपरा शुरू किए हैं 66वीं जो पीटी की परीक्षा है उसके लिए विशेषकर से, लेकिन अन्य भी बच्चे हैं वो भी दें, क्योंकि वो किसी भी एग्जाम्स के लिए कोई पर्टिकुलराइज नहीं होता है, ये तो तय है। मैंने पहले भी कहा था। हाँ, एक सूचना देना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के और मैं विशेष रूप से उस पर कुछ अलग करने की कोशिश करूँगा। उसके तहत मैंने तय किया है, तय मैंने नहीं किया, मैं बच्चों ने नहीं तय किया कि ऐसा करते हैं कि संडे के दिन, क्योंकि हम उस दिन कौन बच्चा सही दे रहा है वो तो लिख पाते हैं, लेकिन सबका आकलन करना थोड़ा मुश्किल वाली बात होती है, कई बच्चे होते हैं। तो उससे बेहतर ये होगा कि जो व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं उनको उस दिन पर्टिकुलर यूट्यूब पर नहीं होगा, पर्टिकुलर टेस्ट लेने के लिए मैं उन लोग को लिंक भेजूंगा और सब लोग उस पर टेस्ट देंगे, और जिसका स्कोर मेरे पास होगा मैं आकलन करूंगा कि वो कहाँ पे वीक पढ़ रहे हैं, कहाँ कौन अच्छा कर रहा है। तो वो जो होगा टेस्ट वो पर्टिकुलराइज केवल जो इस ग्रुप में होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, उन्हीं के लिए होगा, ये यूट्यूब पर नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उस सेगमेंट को लेकर चलेंगे तो शायद मैं फिर उसका सब लोग का आकलन कर पाऊंगा अच्छे ढंग से। ठीक है, तो अब इसको शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी को लेकर 30 प्रश्न जो मैंने बनाए, देखिए आप लोग जो बनाते हो 30 मिनट में बनाते हो, और इसको बनाने में बेटा मुझे अभी 4.5 घंटे लगे। सोचो, 4.5 आवर लगा मुझे 30 प्रश्न बनाने हैं। आप प्रश्न बनाएंगे तो खुद ही देख लेंगे। ठीक है, चलिए। सरकार ने वर्ष 2020-21 के बजट में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है? ठीक है, ए 2.63 लाख करोड़ रुपए, बी 2.83 लाख करोड़ रुपए, सी 3.03 लाख करोड़ रुपए, डी 3.83 लाख करोड़ रुपए, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। देखिए, ग्रामीण विकास समझ ही रहे होंगे, रूरल डेवलपमेंट और इरिगेशन, कृषि के लिए कितना बजट का प्रावधान इस बजट में किया गया है, केंद्रीय बजट। और समय समाप्त हुआ, और इसका सही उत्तर है बी 2.83 लाख रुपए, 2.83 लाख करोड़ रुपए। ध्यान में रखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत संचालित मिशन इंद्रधनुष में क्या प्रदान किया जाता है? ए 12 बीमारियों की रोकथाम के लिए बच्चों एवं महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण, बी बच्चों को विटामिन ए की खुराक, सी ORS की पैकेट, डी जिंक टैबलेट, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान आप जानते ही होंगे, एक्सटेंडेड रूरल स्वराज है ये। विस्तारित मतलब एक्सटेंडेड, मिशन इंद्रधनुष आप समझ ही रहे होंगे। और इसका सही उत्तर है ई। इसमें चारों सही है। ये मिशन इंद्रधनुष के चारों आते हैं। विटामिन ए की खुराक भी बच्चों की, ORS की पैकेट भी, जिंक टैबलेट भी दी जाती है, और 12 बीमारियों की रोकथाम के लिए बच्चों और महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण, ये सभी आता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। तीसरा, आई फ्लोज क्या है? ए अत्याधुनिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली, ठीक है। बी
सिंचाई की अनवरत उपलब्धता सुनिश्चित करने वाली एक अत्याधुनिक प्रणाली। ठीक है, इरिगेशन के लिए लगातार इरिगेशन उपलब्ध हो। सी, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली की सुविधा प्रदान की जाने वाली एक प्रणाली, प्रदान की जाने वाली एक प्रणाली। डी, ग्रामीण एवं शहरों में निर्बाध पीने का पानी सप्लाई करने वाली एक प्रणाली। और ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए इज द करेक्ट आंसर। ये मुंबई में पायलट से शुरू हुआ था बाढ़ रोकने के लिए। 7 मॉडल्स विकसित किए गए इसके अंतर्गत। बाढ़ का पूर्वानुमान लगाना और जोखिम को कम करने का उपाय करना, आई फ्लोज बाढ़ चेतावनी प्रणाली विकसित की गई है। ठीक है। चौथा, इसके चॉइस बनाने में मुझे तकलीफ हुई, स्वयं से बनाना पड़ा चॉइस। मत्स्यिकीय क्षेत्र में भारत का उत्पादन वर्ष 2019-20 में कितना रहा? ए 1.04 करोड़ टन, बी 1.34 करोड़ टन, सी 1.64 करोड़ टन, डी 2.04 करोड़ टन, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। मत्स्यिकीय मतलब फिशरीज एरिया, फिशरीज के लिए मत्स्य मतलब फिश। और इसका सही उत्तर है बी 1.34 करोड़ टन। देखो बेटा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है आपके पास, क्योंकि इसमें बजटीय प्रावधान सबके लिए बहुत किए गए हैं। और निर्यात जो है, हम लोग $7 बिलियन का निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं मत्स्य क्षेत्र में, इसलिए इसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे बिहार में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अपने डिमांड्स को पूरा कर करके देश का डिमांड भी पूरा करना है और विदेशों में निर्यात भी करना है। तो $7 बिलियन की विदेशी मुद्रा हम लोगों ने इससे कमाई है। अब आते हैं 5वें प्रश्न पर। विश्व व्यापार केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत कृषि निर्यात में विश्व में किस स्थान पर रहा? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की रिपोर्ट है, ये ट्रेड रिपोर्ट है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की रिपोर्ट। ठीक है, ये WTO जारी करती है कि इसके अनुसार से भारत जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या निर्यात में कौन सा स्थान रखता है? ए 7वां, बी 8वां, सी 9वां, डी 10वां, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी, भारत 8वें स्थान पर है। भारत $39 बिलियन जो है वो कृषि के संबंध में निर्यात करता है, $39 बिलियन। यूरोप जो है 181 बिलियन के साथ पहले स्थान पर है। यूरोप के जो देश हैं, यूरोपियन देश हैं, वो $181 बिलियन निर्यात करते हैं कृषि का, पहले स्थान पर है। हम लोग 8वें स्थान पर हैं। अब आते हैं 6ठे प्रश्न पर। भारत में पहली बार एक समग्र कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की स्थापना का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड लिथगो, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ये दरभंगा में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करवाई थी। कर्जन के मित्र थे हेनरी फिफ्थ, जो अमेरिका के रहने वाले थे, उन्हीं ही दिया था जिन्होंने वहाँ पूसा की स्थापना की थी। ठीक है।
तो लॉर्ड कर्जन इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। 7, वैश्विक स्तर पर भारत फलों एवं सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, उसमें कौन सा स्थान है? मैंने डैश देके पूछा है। ए प्रथम, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है दूसरा, दूसरे स्थान पर आता है। भारत फलों और सब्जियों के उत्पादक देशों में दूसरे स्थान पर आता है। आम, केला, नारियल, काजू, पपीता, अनार इन सब में प्रथम स्थान पर है। ताजे फल और सब्जियों के जो निर्यात की वृद्धि दर है वो 14% है, और प्रसंस्कृत फलों को अगर ले लीजिए तो उसकी निर्यात जो की वृद्धि दर है वो 16.27% है। देखिए ये सब प्रश्न बीपीएससी को बहुत पसंद है। आप लोग बीपीएससी देते रहे हैं, आप लोग को स्वयं अनुभव होगा। इन सब प्रश्नों से ही बहुत सारे इकोनॉमी के प्रश्न आते हैं, डाटा बेस्ड। मैंने तैयार करने की कोशिश की। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, जीडीपी में पशुपालन क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? ए 6%, बी 7.2%, सी 8.4%, डी 9.2%, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए 6%। ठीक है, जीडीपी में पशुपालन क्षेत्र जो एनिमल हस्बेंड्री है उसका जो है योगदान 6% का है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट, 9वां, वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस अर्थशास्त्री को प्रदान किया गया है? ए अभिजीत बनर्जी, बी एस्थर डुफ्लो, सी माइकल क्रेमर, डी अभी अहमद, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ई। इसमें 3 लोगों को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला। अभिजीत बनर्जी जो भारतीय मूल के हैं, एस्थर डुफ्लो जो अभिजीत बनर्जी की वाइफ हैं, और माइकल क्रेमर, ठीक है, ये 3 लोगों को मिला। अभी अहमद तो नोबेल पीस प्राइज मिला। और ये अभिजीत बनर्जी जो इन लोग का जो काम है एक ही क्षेत्र में है, वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए इन लोगों ने गरीबी के क्षेत्र में कार्य किया है, इसके लिए इन लोग को मिला। दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो। ठीक है, नेक्स्ट, किस प्रकार की बेरोजगारी के शिकार श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादकता कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को, तो इसमें शून्य होती है? ए प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, बी संरचनात्मक बेरोजगारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, सी घर्षणात्मक बेरोजगारी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, डी खुली बेरोजगारी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, और ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। प्रच्छन्न बेरोजगारी इसको बोलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी, जो कि काम करता हुआ व्यक्ति दिख तो रहा है काम करते हुए, लेकिन वास्तव में वो बेरोजगार है। जैसे मान लो कि किसी एग्रीकल्चर वाले खेत में परिवार के 10 लोग काम कर रहे हैं, जबकि अगर उसमें से 4 लोग को हटा दें तो प्रोडक्टिविटी में कोई अंतर नहीं आएगा, यानी कि 4 लोगों की सीमांत उत्पादकता जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो शून्य होती है, इसलिए इसको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में ये बहुत पाया जाता है। 11वां, सर्वाधिक बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम, ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए?
5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है 6ठी पंचवर्षीय योजना। 6ठी पंचवर्षीय योजना में ध्यान में रखिएगा, गरीबी 5वीं पंचवर्षीय योजना, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया। और 6ठी पंचवर्षीय योजना में उन्होंने बेरोजगारी, गरीबी को दूर करने के लिए सबसे बड़ा उपाय है कि बेरोजगारी को दूर किया जाए, और इसके लिए उन्होंने इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP बहुत बड़ी योजना थी, NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये शहरी क्षेत्र के लिए था, ट्राइसेम, ठीक है, ये ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, RLEGP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ड्वाक्रा जो महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए, ये सारी योजनाएं 6ठी पंचवर्षीय योजना में चली। बहुत बड़ी बेरोजगारी उन्मूलन की योजना थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। 11वां, नेक्स्ट 12वां प्रश्न, बैंकों में वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं उसको, ठीक है, में वृद्धि करने से बैंकों के साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए, साख सृजन की मात्रा बढ़ जाएगी। बी, साख सृजन का मतलब क्रेडिट क्रिएशन, साख सृजन की मात्रा घट जाएगी। साख सृजन की मात्रा अपरिवर्तित रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। डी, पहले घटेगी फिर बढ़ जाएगी। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी, साख सृजन की मात्रा घट जाएगी। देखिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है? जैसे कि सारे जितने भी वाणिज्यिक बैंक है, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, RBI तय करती है कि उसका कुछ हिस्सा वो लिक्विडिटी को दिमाग में रखते हुए अपने पास रखेगा। जैसे कि वो रिजर्व के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को या गोल्ड को, इन सब को रिजर्व में रखता है। ये मात्रा 23% के आसपास हमेशा रहती है, 23.5% है, तो वो रहती है। इतना पैसा वो रखता है कि इसके अतिरिक्त ही वो ज्यादा जितना पैसा है उसको वो लोन करेगा, CRR को रखेगा और बाकी फिर उसको लोन करेगा, ठीक है। तो ये जो लिक्विडिटी रेशियो अगर उसमें कम वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब बैंक, RBI चाहता है कि बैंक कम लोन करे, ठीक है। इसमें वृद्धि कर देगा, यानी अपने पास ज्यादा रखिए, ज्यादा रखेंगे तो लोन कम होगा। और अगर कहता है उसमें वैधानिक तरलता अनुपात को कम करता है, इसका मतलब वो लोन ज्यादा करना चाहता है, ठीक है। जैसे अभी अगर मान लिया पूछेगा कि इस लॉकडाउन के पीरियड में अगर RBI स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में को कम करना चाहिए कि अधिक करना चाहिए, तो इसी दिशा में लोनिंग की मात्रा को बढ़ाना है, मार्केट में फ्लूइडिटी को बढ़ाना है, तो वो लिक्विडिटी रेशियो को कम करेगी, ठीक है। समझ गए कॉन्सेप्ट को? अब हम आगे बढ़ते हैं। 13वां, स्टैगफ्लेशन की स्थिति होती है। स्टैगफ्लेशन किसको कहते हैं? जब बाजार में मुद्रा का, मनी का एक्सपेंशन हो, मुद्रा का प्रसार हो, जब बाजार में मुद्रा का संकुचन हो, यानी स्क्यूज हो, मनी स्क्यूज हो, संकुचन हो, जब बाजार में मुद्रा में स्थिरता हो, स्टेबिलिटी हो, जब बाजार में मुद्रा का प्रसार के साथ साथ बेरोजगारी की मात्रा बढ़ती जाए, यानी कि एक्सपेंशन भी हो मुद्रा का और बेरोजगारी की मात्रा भी बढ़े, तो और ई में इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है डी, जब बाजार में मुद्रा का प्रसार हो और साथ साथ बेरोजगारी की मात्रा भी बढ़े। ये दोनों चीज है। इन्फ्लेशन बढ़ता है, देखो ये ऐसी ये एक्सेप्शनल स्थिति होती है। जब मुद्रा का प्रसार हो तो इसका मतलब है कि मनी जब मार्केट में फ्लो कर रही है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा उद्योग खोलेंगे, तो इससे क्या होगा, बेरोजगारी जो है
वो घटेगी। लेकिन यहाँ पर है दोनों स्थिति पाई जाती है, मुद्रा का प्रसार भी हो रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है और साथ साथ बेरोजगारी की मात्रा भी बढ़ रही है। ये अभी के सिचुएशन में कुछ ऐसा है दिखाई पड़ा, इसको हम लोग स्टैगफ्लेशन कहेंगे। मुद्रा का प्रसार तो बढ़ा ही, ठीक है, महंगाई बढ़ गई और उसके साथ मुद्रा की मात्रा भी जो है वो बेरोजगारी की मात्रा तो बढ़ ही गई पैंडेमिक की वजह से, तो स्टैगफ्लेशन वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती कभी कभी, ठीक है। 14वां, लीड बैंक का गठन होता है ए ग्राम स्तर पर, ठीक है, बी जिले स्तर पर, सी क्षेत्रीय स्तर पर और डी राज्य स्तर पर। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है जिले स्तर पर। ये जिला साख योजना बनाती है, किसी भी वाणिज्यिक बैंक में से किसी को भी उस जिले में जिसकी सर्वाधिक शाखा होती है वो सब डीएम मिलकर के तय करते हैं, बैंक के अधिकारी मिलकर किसे सौंपा जाए, लीड बैंक का दर्जा किसे दिया जाए। ये प्रथा 1969 में शुरू हुई थी। जिले के विकास के लिए ये योजना बनती है, लीड बैंक योजना। देखेंगे अग्रणी बैंक कहते हैं, देखिएगा जब किसी जिले में प्रवेश करिएगा, प्रवेश करते ही आपको दिखाई पड़ेगा पंजाब नेशनल बैंक जिले का अग्रणी बैंक। किसी जिले में जाइएगा तो मिलेगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिले का अग्रणी बैंक। तो इस प्रकार से हर जिले का अलग अलग हो सकता है। ये सरकार की विकास योजनाओं में जो वित्तीय प्रबंधन करना है, बैंक के साथ विकास योजनाओं का किस प्रकार समन्वय हो, इसके लिए जिले का विकास कैसे करना है, इसके लिए वित्तीय प्रबंधन में और विकास विभाग में यानी कि डीएम बैठक बुलाते हैं और अग्रणी बैंक इसको कोऑर्डिनेट करता है और जिले का विकास करने में योजना बनाता है। तो ये हम लोग का हुआ लीड बैंक। अब आते हैं 15वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में एम्फ निकोलसन नाम था पूरा को किसका जनक माना जाता है? ए दुग्ध क्रांति, बी नीली क्रांति, सी सहकारी आंदोलन, डी भूदान आंदोलन। और समय शुरू होता है अब। चलिए ई छूट गया। और इसका सही उत्तर है कोऑपरेटिव मूवमेंट। सहकारी आंदोलन को श्रेय जाता है, जनक कहते हैं निकोलसन को, ब्रिटेन के रहने वाले थे, इन्होंने ही सहकारी आंदोलन शुरू किया था और उसी को हम पूरे विश्व में आप देखेंगे ये आंदोलन सक्रिय बनता चला गया और हमारे यहाँ तो बहुत फ्लरिश किया। भले ही अब कुछ राज्यों में स्थिति नाजुक हो गई, बिहार भी उसमें है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में बहुत अच्छा था। इन दिनों महाराष्ट्र की भी स्थिति कुछ नाजुक हो रही है, कई कोऑपरेटिव बैंक बंद हो रहे हैं। नेक्स्ट, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई? ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी पांचवी पंचवर्षीय योजना, सी 8वीं पंचवर्षीय योजना, डी 12वीं पंचवर्षीय योजना, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना में 5 ईयर प्लान में शुरू हुई? समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुई थी। ये ब्लॉक का गठन इसी के तहत किया गया। यानी एग्जामिनेशन में ये भी पूछ सकता है कि बीडीओ का पद, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, बीडीओ का पद किस कार्यक्रम के तहत या किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो उसका होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसी के कार्यक्रम के तहत हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? ए रिसरा, बी कुल्टी, सी नौहाटी, डी श्री रामपुर, ई इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए पश्चिम बंगाल के रिसरा में 1855 ईस्वी में स्थापित किया गया पहला जूट कारखाना हुगली नदी के किनारे रिसरा से लेकर नौहाटी तक
आप देखेंगे एक पूरा जोन है वो जूट उत्पादन का। अगर बिहार में देखें तो कटिहार, पूर्णिया और दरभंगा का जो जोन है वो जूट उद्योग का क्षेत्र है। ठीक है, अब आए हम लोग 18वें प्रश्न पर। भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। ए लौह इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील, बी वस्त्र उद्योग, सी चीनी उद्योग, डी पेट्रोलियम उद्योग, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ और ये बहुत ट्रेडिशनल प्रश्न मैंने दिया, कुछ ट्रेडिशनल भी देना जरूरी था। ये बी इज द करेक्ट आंसर। वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा ये रोजगार उत्पन्न करता है। बी इज द करेक्ट आंसर। भारत का सबसे प्रथम होना चाहिए था, पहली बार प्रथम आउटकम बजट किस वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया? ठीक है, ए मनमोहन सिंह, बी पी चिदम्बरम, सी प्रणब मुखर्जी, डी यशवंत सिन्हा, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और प्रथम आउटकम बजट वो शुरू किया गया 2005 ईस्वी में। पी चिदम्बरम उस समय थे, उन्होंने ही आउटकम बजट पेश किया था। बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं 20वें प्रश्न पर। मिन MIN मिन किस क्षेत्र में अवैध निवेश को रोकने के लिए निर्मित किया गया है? मिन नंबर शेयर एवं डिवेंचर के क्षेत्र में निवेश को, बी साझा कोष के क्षेत्र में निवेश को, सी निर्माण क्षेत्र में निवेश को यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, डी लघु एवं मध्यम उद्योग MSME सेक्टर के क्षेत्र में निवेश को, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। साझा कोष कहते हैं म्यूचुअल फंड्स को। और इसका सही उत्तर है बी साझा कोष म्यूचुअल फंड्स। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स बगल में नहीं लिखे थे कि जो साझा कोष है एम से आप समझ जाएंगे, इसे मैंने नहीं लिखा, फिर भी चलिए मैंने बोल दिया तो कुछ इंग्लिश वाले लोगों परेशान हो जाएंगे। साझा कोष क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स के लिए मिन नंबर लेना जरूरी होता है। बिना मिन नंबर के आप नहीं कर सकते हैं निवेश। ठीक है, जो म्यूचुअल फंड्स आप नहीं खरीद सकते हैं, उनको मिन नंबर लेना पड़ता है। जैसे शेयर खरीदना हो तो आपको एक प्रकार का खाता खुलवाना पड़ता है, वो है डीमेट अकाउंट। उसी तरह से म्यूचुअल फंड्स के लिए मिन नंबर लेना पड़ता है, मिन अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट 21वां प्रश्न। नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को नगद भुगतान के अतिरिक्त जो सुविधा प्रदान की जाती है उसके समग्र मूल्य पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? ठीक है, ए फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, बी टोबिन टैक्स, सी बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, प्रतिभूति स्थानांतरण टैक्स यानी STT, ठीक है, सिक्योरिटीज ट्रांसफर टैक्स जिसको कहते हैं, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। नियोक्ता मतलब होता है एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर अपने कर्मचारियों को कैश ट्रांजैक्शंस के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं प्रदान करता है, यानी कि वेतन के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं प्रदान करता है, उसको हम लोग, उस पर जो कर लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? और इसका सही उत्तर है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, FBT। ठीक है, नेक्स्ट 22वां प्रश्न। 14वीं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार बिहार के लोगों की सकल घरेलू उत्पाद स्टेट जो GDP है के तहत वर्तमान मूल्य पर, ध्यान में रखिएगा वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? ठीक है, ए 42,242 रुपया, बी 47,641 रुपया, सी
सी 33,629 रुपया, डी 30,617 रुपया, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और देखिए इसका उत्तर है बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए वर्तमान मूल्य पर 47,641, स्थिर मूल्य पर 33,629, फिक्स्ड जो मूल्य है उस पर 33,629 यानी सी वाला। ठीक है, ध्यान में रखना बेटा। अगर 2018-19 में अगर देखोगे स्थिर मूल्य पर तो वो डी वाला चॉइस है 30,617। ठीक है, अगर उसमें एक साल में हम लोगों ने इतनी वृद्धि की है 3,629 रुपया स्थिर मूल्य पर, और वर्तमान मूल्य पर देखोगे 2018-19 का तो 42,242 रुपया ऊपर वाला चॉइस। ये चारों चॉइस इम्पॉर्टेंट है। वर्तमान मूल्य पर अगर देखेंगे 2019-20 का तो 47,641, 18-19 का है 42,242। उसी तरह से स्थिर मूल्य पर 33,629 है। ठीक है, इस वर्ष 2019-20 का, और 18-19 का 30,617 रुपया। ठीक है, अगर देश का पर कैपिटा इनकम देखें तो 92,565 रुपये। देश की आमदनी का बिहार का जो प्रतिशत क्या है तो 33.1%। ठीक है, अब आते हैं 23वें प्रश्न पर। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितना दर्ज किया गया है? ठीक है, ए 10.25%, बी 10.53%, सी 15.01%, डी 17.01%, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सी 15.01%। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है ये। ठीक है, देखिए जितना भी सर्वे रिपोर्ट से दे रहा हूँ प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी को बहुत पसंद है। 4-4, 5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं हर साल। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार राज्य के वास्तविक विकास में वर्ष 2018-19 में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र की रही? ए कृषि क्षेत्र, बी वायु परिवहन, सी पथ परिवहन, ठीक है, डी बैंकिंग बीमा और अन्य सेवाएं, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। ठीक है, अब देखिए इसमें जो सही उत्तर है, देखिए ध्यान में रखिए क्या पूछा हूँ। वास्तविक विकास में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र की है? जो आपका एसजीडीपी है उसमें विकास में योगदान कितना प्रतिशत इसका है? तो वो है वायु परिवहन। आपको आश्चर्यजनक है, 36% जीडीपी स्टेट जीडीपी में योगदान है वायु परिवहन का। यानी इन दिनों हम लोगों ने, बिहार वाले लोग वायुयान सेवा से बहुत उपयोग किए हैं, इसी से सरकार को सर्वाधिक जो है आय प्राप्त हुई है। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आए हम लोग 25वें प्रश्न पर। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए बिहार की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत निर्धारित की है? ठीक है, ए 9.67%, बी 10.06%, सी 11.03%, डी 12.05%, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और 15वें वित्त आयोग में ये पहले 9.67% था, जो बढ़ा करके 10.06% कर दिया गया है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। पहले ए वाला था गत वर्ष 19-20 में, अब हो गया है बी 10.06। और अगर राशि में इसको कन्वर्ट कर दें तो इस वर्ष जो बिहार को
27,000 करोड़ रुपया अधिक मिलेगा। 27,000 करोड़, ठीक है, 27,000 करोड़ रुपया अधिक मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट 26वां प्रश्न, चालू दशक के पहले वित्तीय वर्ष 2011-12 से पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना करें तो बिहार में इस अवधि में शिक्षा पर किए जाने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी लगभग 9 वर्षों में। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई? तो ए 178%, बी 217%, सी 277%, डी 322%, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सी 277%। 2011-12 में 10,124 करोड़ रुपया खर्च किया गया था शिक्षा पर, और वही 2017-18-19 में 28,080 करोड़ रुपया खर्च किया गया। 28,080 करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च किया गया, यानी कि 277% की वृद्धि हुई। बहुत महत्वपूर्ण है यह प्रश्न भी। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, बिहार सरकार के वित्तीय आय में वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक हिस्सा किस क्षेत्र का रहा है, यानी कि आय प्राप्त करने में किसका योगदान सबसे बड़ा रहा? ए केंद्र सरकार में सहायता अनुदान, बी केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, सी राज्य सरकार के कर राजस्व, डी लोक ऋण, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। देखिए, ये सहायता अनुदान यानी कि जो अनुदान की राशि मिलती है राज्य सरकारों को, इसके बारे में बात की जा रही है, जो सब्सिडी के रूप में मिलती है। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा यानी टैक्सेस में राज्य का कितना हिस्सा है वो बात की जा रही है। ठीक है, राज्य सरकार का जो अपना कर राजस्व है वो बात की जा रही है, टैक्स रिवेन्यू की बात की जा रही है। और डी है लोक ऋण यानी पब्लिक जो लोन है वो उसकी बात की जा रही है, डी। और इसमें जो सही उत्तर है वो है केंद्रीय करों में राज्य का अंश, यानी बी इज द करेक्ट, यानी कि जो केंद्रीय कर है उससे, जैसे जीएसटी है, इनकम टैक्स है, इन सबों से जो प्राप्त हो रही है वो है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। 91,100 करोड़ रुपया उससे प्राप्त हुआ है। 43.02% उसका हिस्सा है। ठीक है, सहायता अनुदान का 24.89% है, और राज्य कर का हिस्सा 16.39% और लोक ऋण का 13.03% है। सर्वाधिक हिस्सा आय का 43.02% ये है हमारा केंद्रीय करों में राज्य का अंश। ठीक है, अब आते हैं 28वें प्रश्न पर। बिहार बजट 2020-21 में सरकार ने कितने रुपए का सरप्लस बजट, अधिशेष बजट पेश किया? ठीक है, अनुमान किया गया है। ए 17,172 करोड़ रुपया, बी 19,172 करोड़ रुपया, 21,172 करोड़ रुपया और 29,172 करोड़ रुपया। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है 19,172 करोड़ रुपया। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं 29वें प्रश्न पर। लैफर वक्र का संबंध किससे है? ए गरीबी की मात्रा के निर्धारण के संबंध में, बी कर की दर और राजस्व प्राप्ति के निर्धारण के संबंध में, सी गरीबी और उससे जनित बेरोजगारी की समस्या से निपटने के संबंध में, डी विकसित देशों द्वारा अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को अधिग्रहित करने के संबंध में। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। लैफर कर्व है, लैफर वक्र का मतलब लैफर कर्व, लैफर महोदय के द्वारा दिया गया। ठीक है, ये किस संबंध में है? थोड़ी सी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है।
और ये जो इसका आंसर है वो है बी, टैक्सेस के संबंध में। टैक्स की दर कितनी हो कि राजस्व की प्राप्ति के निर्धारण के संबंध में, यानी एक ऑप्टिमम पॉइंट निर्धारित करता है। जैसे आप अगर किसी को बनाओ, ठीक है, ऐसे करो, इसका ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है, तो ये ऑप्टिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम ऑप्टिमम पॉइंट है जहाँ पे टैक्सेस की दर की मात्रा यहाँ तक बढ़ाते जाइएगा तो राज्य को सबसे ज़्यादा आय प्राप्त होगी। इसके बाद अगर आप दर बढ़ाते हैं तो टैक्स की चोरी होगी और या लोग कम पेड करेंगे, आपके रिकवरी की मात्रा आपकी कम होती चली जाएगी। तो ये जो दर्शाता है, ये ऑप्टिमम पॉइंट किसी भी देश प्राप्त करना चाहता है, वो ऑप्टिमम पॉइंट को ही लैफर कर्व कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं 30वें प्रश्न पर। ठीक है, मुद्रा के अवमूल्यन करने से ए, निर्यातक लाभान्वित होते हैं, बी, आयातक हतोत्साहित होते हैं, सी, भुगतान संतुलन ठीक हो जाते हैं, डी, मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाती है, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। समय शुरू होता है अब। देखो ये डिवैल्यूएशन है, अवमूल्यन, मनी का डिवैल्यूएशन करते हैं, तो इसमें निर्यातक जो होता है, जो एक्सपोर्टर होता है, वो लाभान्वित होता है, उसको लाभ प्राप्त होते हैं। कि आयातक जो होता है यानी कि इंपोर्टर जो होता है वो हतोत्साहित होता है, मतलब वो इंपोर्ट नहीं करना चाहता है, उसको घाटा होने लगता है। भुगतान संतुलन ठीक हो जाता है, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं या बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, वो संतुलित हो जाता है। इसके लिए किया जाता है, या मुद्रा के मनी के वैल्यू में, आपके मुद्रा के वैल्यू में किसी देश की मुद्रा के तुलना में आपके मनी का वैल्यू कम हो जाता है, या ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका जो सही उत्तर है, आप लोग को ज़्यादा समय मिल गया एक्सप्लेनेशन देने में, और इसका सही उत्तर है ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो इसमें सारे चॉइस सही हैं। निर्यातक लाभान्वित होते हैं, आयातक हतोत्साहित होता है, और ये जो किया जाता है डिवैल्यूएशन किसी भी विशेष मुद्रा की तुलना में किया जाता है, यानी डॉलर के मुकाबले अपनी मुद्रा का वैल्यू कम कर देना, ये इसलिए किया जाता है ताकि बैलेंस ऑफ ट्रेड सुधर सके। यानी आप आयात ज़्यादा कर रहे हो, निर्यात कम कर रहे हो, इसको ठीक करने के लिए किया जाता है। लेकिन इससे घाटा क्या है कि आपके मुद्रा की वैल्यू घट जाएगी, दूसरे देश की तुलना में आपके यहाँ लोग निवेशक कम आएंगे। तो ये चारों इफेक्ट दर्शाते हैं डिवैल्यूएशन को। ये रहा बेटा मेरा 30 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा और बहुत वैल्यूएबल है। अन्य जितना भी अभी तक टेस्ट लिया उसमें सबसे वैल्यूएबल मेरी दृष्टि में यही है, क्योंकि बाकी सब तो आप लोग बहुत तैयार हो जाते हो, यहाँ पे कमजोर पड़ जाते हो, ये मुझे अक्सर देखा है मैंने। ठीक है, अब आपका स्कोर क्या है ये इसी से पता चलेगा। और ध्यान में रखिएगा, आप लोग को मैं जितने भी लोग हैं ये निश्चित रूप से आप लोग समझिए कि मैं संडे में जो टेस्ट लूँगा, ठीक है, वो स्कोर चाहें तो आप लिख कर भेज सकते हैं अपना, और काउंट करके भेज सकते हैं। मैं उसको देख लूँगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी करता हूँ तो शायद उतना सब लोग को नहीं देख पाता हूँ। हाँ, कुछ लोग हैं जैसे पिछले में सुजीत और ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो कुछ लोग दिख जाते हैं, क्योंकि लगातार वो सही उत्तर देते हैं तो दिख जाते हैं। और कुछ लोग जो हैं 50% 60% के आसपास देते हैं। तो मैं संडे को जो टेस्ट लूँगा उसमें क्वेश्चंस को कुछ दूसरे ढंग से घुमा करके पूछ करके मैं इसी चीज़ों को टेस्ट लूँगा। वो इसमें से भी हो सकता है कुछ प्रश्न, कुछ अलग प्रश्न भी हो सकते हैं। मैं उस टाइप का टेस्ट लेकर के आकलन करूँगा कि आप कितना रिकवर कर रहे हो, कितना बढ़िया से देख रहे हो। ठीक है, कि केवल औपचारिकता पूरा कर रहे हो, सर को खुश कर रहे हो, या वास्तव में मुझे गंभीरता से ले रहे हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे मुझे गंभीरता से लें, क्योंकि जो मेहनत मैं कर रहा हूँ अगर आप उसका प्रतिफल नहीं दोगे तो फिर मेरा मेहनत करना बेकार हो जाएगा। मैं उन सब टीचरों में नहीं हूँ। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप और लोगों को भी इसमें जोड़िए और लोग लाभान्वित हों। मैं इसी को आग्रह के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।